कि ज़बान या लिटरेचर किसी भी इंसान की रूह को सरशार करता है, रूह को खुशी देता है। साहित्य लिखा जा रहा है, आगे भी लिखा जाएगा, लेकिन हमारा लिटरेचर, हमारा अदब, हमारा साहित्य उस मयार से कम हो गया है, उस लेवल से कम हो गया है जो पिछले 15-20 सालों से पहले लिखा जा रहा था। मटेरियलिस्टिक तरक्की तो बड़ी छेती हो रही है, बट जो बौद्धिक विकास है वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बौद्धिक विकास जब ही होगा जब हम अपने लिटरेचर, अपने साहित्य से जुड़ेंगे। कोई इंसान पढ़ा लिखा तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अक्लमंद भी हो। हम जानते अबस हैं, वो गुस्सा दिखाएंगे, 100 बार आके सामने 100 बार जाएंगे। सेट था कुछ गाने का, भी वो काम किया तो एक प्रोग्राम के मुझे 25-30 रुपए मिल जाया करते थे, उससे खर्च कुछ ट्यूशन पढ़ाता था वो। आज तो लोग इसको कहते हैं खटाखट उन्होंने लिया और तुकबंदी टाइप करके। नहीं, गज़ल के मामले में ये बात मैं आपसे अर्ज कर दूं करमवीर जी कि ये जितनी आसान दिखती है उतनी अंदर से जान निकालती है। और इससे पहले मेरी तकरीबन 2,500-3 हज़ार गज़लें ऐसी हैं, जब मैं इस किताब को लिखने के लिए बैठा तो मुझे लगा कि वो सारी गज़लें मेरी बेकार हो चुकी। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो न जाए कहीं कि ख्वाब आँख में हो, आँख सो न जाए कहीं। कि गज़ल इशारे का फ़न, इशारे में बात अगर आपने की तो आपने गज़ल के पैरामीटर्स को सही तरह से अपनाया, और अगर आपने किसी का नाम लेके अपनी बात को कहा तो वो फिर गज़ल। उसे ये शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका, और मुझे ये खौफ मैं बोला तो रो ना जाए कहीं। बोया है जो भी, बोया है जो भी, काट रहे हैं वही तो हम, फिर जिंदगी का बोझ क्यों दुश्वार हो गया। मेरा नहीं ये आपकी आंखों का है कसूर, मैं जिनमें डूबने का गुनहगार हो गया। और उसने कहा बशीर बद्र साहब, शम्स तबरेज़ी साहब, बशीर बद्र साहब के लिए दिल्ली के अंदर कुछ कहना दीपक को चिराग दिखाने के जैसा है, सूरज को चिराग दिखाने के। शिकार करते हैं अब लोग एक तीर से दो, कहीं निगाह कहीं पर निशाना, ठीक है क्या। विजन पंजाब टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 35 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਇਹ ਗਾਉਣ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ, ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਾਰਤਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, कितनी मकबूल ये विदा है? सबसे पहले आपका खैर मकदम, आपका इस्तकबाल करते हैं कि आपने मुझे याद किया अपने चैनल के देखने वालों के लिए जी। और सवाल का आगाज़ आपने सवाल की इब्तिदा जो की है बहुत अच्छी की है, और वो इसलिए की है कि ज़बान या लिटरेचर किसी भी इंसान की रूह को सरशार करता है, रूह को खुशी देता है। जी।
और वो ज़बान जब तक अच्छे और बेहतर तरीके से लिखी और समझी नहीं जाएगी, अच्छा लिटरेचर और अच्छा साहित्य नहीं जन्म ले सकता। जी। आज की सूरत हाल में अगर मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि साहित्य लिखा जा रहा है, आगे भी लिखा जाएगा, लेकिन हमारा लिटरेचर, हमारा अदब, हमारा साहित्य उस मयार से कम हो गया है, उस लेवल से कम हो गया है जो पिछले 15-20 सालों से पहले लिखा जा रहा था। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ, उसका कारण क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम भाषा से दूर होते जा रहे हैं, लिटरेचर से दूर हो रहे हैं। हम बहुत अहमियत नहीं देते कि किसी ज़बान को समझने और उसको पढ़ने और लिखने की तरफ ध्यान दिया जाए। हमें अच्छे से याद है कि जब हम छोटी क्लासों में थे तो हमें प्रेमचंद, सुदर्शन, डिप्टी नज़ीर अहमद और हमारे दूसरी ज़बानों के ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता था जिन्होंने उस लिटरेचर के साहित्य को न सिर्फ ये कि आगे बढ़ाया बल्कि आने वाली नस्लों को रास्ता भी दिखाया। मौजूदा दौर में जो हमारा वर्तमान माहौल है, वातावरण है, उसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है। जी। हम चाह कर भी अपने बच्चों को वो राह, वो सिमत नहीं दे पा रहे हैं कि जिसमें हम उनसे कहें कि आप ये पढ़िए, आप ये पढ़िए, आप ये पढ़िए। एक हमारे ऊपर धुन सवार है कि जल्दी से जल्दी आप कुछ पढ़ के कुछ करना शुरू कर दीजिए। मटीरियलिस्टिक तरक्की तो बड़ी छेती हो रही है, बट जो बौद्धिक विकास है वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बौद्धिक विकास जब ही होगा जब हम अपने लिटरेचर, अपने साहित्य से जुड़ेंगे, अपने अदब से जुड़ेंगे। आज हम प्रेमचंद को क्यों याद करते हैं? इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने जो कहानियाँ लिखी उसमें ज़िंदगी की सच्चाई को बयान किया। बदला कुदरत का एक हिस्सा है, इसे होना ही है। लेकिन कई बार ये होता है कि जो बदलाव होता है उसमें अच्छी चीज़ें हैं जो वो पछड़ जाती हैं। कोई इंसान पढ़ा लिखा तो हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अक्लमंद भी हो। ये फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़हानत का तालीम से कोई लेना देना, ज़हीन एक कम पढ़ा लिखा, बेपढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है। समझिए, चलो ये तो खैर बदलते समय की बात होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि साहित्य के साथ आपका जो सफ़र है वो कब शुरू होता है? करमवीर जी, मैंने लगभग 75 या 74 में पहली गज़ल कही थी जी। और मैं बीए में था उस ज़माने में। आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया। तो आगरा कुछ का पुराना नाम अकबराबाद भी है, आप जानते हैं। शाहजहाँ ने बसाया था अकबराबाद के नाम से। नज़ीर अकबराबादी वहाँ के बहुत बड़े शायर थे। तो मैं जब वहाँ बीए कर रहा था आगरा यूनिवर्सिटी से, तो शहर के अंदर लिटरेचर का अच्छा खासा माहौल था। छोटे मोटे फंक्शन, मुशायरे ये वो होते रहते थे, तो मुझे सुनने का एक शौक़ था। तो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ जाते जाते और सुनते सुनते मैंने कब शेर कहना शुरू कर दिए। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मेरे अंदर एक बीज जो पोइट्री का, जो लिटरेचर का था, मुझे महसूस हुआ कि वहीं से वो उसने अंकुरित होना शुरू हुआ जी। उसने वहीं से अपनी दाग बेल डाली, उसकी शुरुआत की। और मैंने पहली गज़ल, पहला शेर कब कहा, वहीं पर किस एहसास के साथ कहा, ये भी मुझे नहीं मालूम। ये तो जब सिलसिला बाकायदा शुरू है आपको कौन सा शेर? हाँ, मुझे याद है। अपनी गज़ल का पहला मतला मुझे याद है जी, हमारे साथ जरूर मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये गज़ल एक मैगज़ीन थी, नाहिद अदब, सहारनपुर से निकलती थी, उसमें छपी भी। और उस गज़ल का पहला शेर, पहला मतला था कि हम जानते अबस हैं वो गुस्सा दिखाएंगे। अबस यानी बेकार में, फजूल में, अननेसेसरी। हम जानते अबस हैं वो गुस्सा दिखाएंगे, 100 बार आके सामने 100 बार जाएंगे। तो ये गज़ल मुझे, और शेर तो याद नहीं। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और फिर मैं आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए करने के बाद आगरा में, मेरी असल में मुझे नहीं मालूम, देखिए कहाँ से कहाँ जुड़ता गया। इसी शायरी के बीच मैंने थिएटर भी बहुत किया जी। और मैं अपने यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष भी रहा ड्रामा ग्रुप का। और आपको हैरत होगी कि फुल लेंथ प्ले, एक शायर के तौर पर आज मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फुल कि एक आदमी में होते हैं कितने ही आदमी।
आप सही कह रहे हैं। निदा फाजली साहब ने कहा कि कितने कई बार होता है कि कोई एक इंसान वो ना लोगों के सामने आ जाता है, लेकिन जब उनसे मुलाकात करते हैं तो पता चलता है कि इनमें तो कितनी कह दी शख्सियतें मौजूद। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको, चूंकि अब आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था तो जाहिर है अपने जेब खर्च के लिए मैंने पेरेंट्स से कभी पैसे नहीं लिए। मैं रहता था जहाँ, वहाँ ट्यूशन करता था। तो मेरे एक दो दोस्त थे जो ये शादी ब्याह में जो गाने वगैरह गाते हैं ना, जो क्या कहते हैं उनको, अभी तो ऑर्केस्ट्राज वगैरह, ये उस ज़माने में बड़ा उसका जोर था। तो मैं एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ गया, तो वो मुझे अपने यहाँ से एंकरिंग भी कराते और तो मैं एक दो गाने भी गा लेता था। सेट था कुछ गाने का भी, वो काम किया। तो एक प्रोग्राम के मुझे 25-30 रुपए मिल जाया करते थे, उससे खर्च, कुछ ट्यूशन पढ़ाता था, वो ये काम किया। फिर उसके बाद थिएटर करता रहा, उससे कुछ पैसे, थिएटर में पैसे कहाँ, उस ज़माने में तो नहीं थे, अब तो होते हैं। तो मैंने फुल लेंथ प्ले किए 20, 22, 25 और अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्ले किए। और फिर वहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली जब मैं आया तो दिल्ली में मेरा काफ़ी माहौल अच्छा बन गया। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत जर्नलिज्म से की। एसोसिएटेड जर्नल्स एक कंपनी थी, उसका अखबार नेशनल हेराल्ड निकलता था, उसका उर्दू वर्जन एक अखबार था कौमी आवाज़। तो मैं उसमें एज सब एडिटर काम करता था। फिर वहाँ से मुझे उन्होंने फील्ड में भेजना शुरू कर दिया रिपोर्टिंग करने के लिए। तो रिपोर्टिंग से मेरा नाम हुआ। फिर मैंने जामिया में एमए उर्दू किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल ज्वाइन कर लिया। तो दिल्ली में मेरा एक जो माहौल मिला, और दिल्ली के जो अदीब और शायर जो मुझसे जुड़े, या कहना चाहिए मैं उनसे जुड़ा, उस माहौल के तहत जो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी बात थी। जी ਤੁਹਾਡੀ गज़ल की किताब वो एक ही है, 35-38 साल का ਤੁਹਾਡਾ सफ़र है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਲਿਖਣ ਦਾ? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत उम्दा सवाल है। और मैं आमतौर पर कहता हूँ कि शायरी बहुत आसान काम नहीं है। शायरी करना बहुत मुश्किल काम है। और मैंने जब शायरी का आगाज़ किया, मैंने 76-77 में जब गज़ल लिखी, उसके बाद फिर जब इसको समझना शुरू किया और जिस तरह से मैं अपने सीनियर शायरों के साथ उठता बैठता गया, मुझे लगा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है। आज तो लोग इसको कहते हैं खटाखट उन्होंने लिया और तुकबंदी टाइप करके। नहीं, गज़ल के मामले में ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं करमवीर जी, कि ये जितनी आसान दिखती है उतनी अंदर से जान निकालती है। आपने ये कहा कि 36 साल 38 साल शायरी करने के बाद मेरा पहला तजुर्बा है, और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 38 साल में ये मेरी पहली इकलौती किताब है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें 60-70 गज़लें हैं, और इससे पहले मेरी तकरीबन 2,500-3 हज़ार गज़लें ऐसी हैं। जब मैं इस किताब को लिखने के लिए बैठा तो मुझे लगा कि वो सारी गज़लें मेरी बेकार हो चुकी हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम ये है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो लोगों की ज़िंदगी से कहाँ तक जुड़ाव रख रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने शेर कोई कैफियत, कोई मैंने इंसिडेंट फ़ील किया और मैंने शेर कह दिया। नो, मैं उस शेर को लिखने के बाद उसकी ज़बान, उसके बयान, उसकी शैली, उस भाषा का क्या स्वरूप है, क्या इम्पैक्ट लेके जाएगा, उस सब पर ध्यान देता हूँ। जब मैं कोई गज़ल कहता हूँ तो मेरी इस टेबल पर वो गज़ल कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते उड़ती रहती है, और मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि किस तरह से मैं उन लफ्ज़ों की उलट पलट या तरतीब दे के शेर, इस गज़ल को और बेहतर बना सकता हूँ। और उसी प्रोसेस में मुझे इतना टाइम लग गया, और मेरी ये किताब 38 और 36 सालों के बाद ये हुई। अभी आपने जो किताबें लिखी हैं 13 के करीब, तो वो उसकी जो माध्यम है, भाषा है, वो सभी फिर उर्दू में ही है? कोई हिंदी? उसमें 7-8 किताबें उर्दू में हैं, कंपाइलेशन का कुछ काम है जो देवनागरी में है, और कुछ किताब यानी कहना चाहिए कुछ किताबें ऐसी हैं कि उर्दू और हिंदी देवनागरी के साथ हैं जी। तो आप जब आपके जो कह दिए पाठक हैं, श्रोते हैं, वो तो सारे ही मुल्क में होते हैं, क्योंकि बोलने में तो ये एक सा ये समझ लेते हैं
लेकिन जब जो किताब की है भाषा, मेरे हाथ में किताब है, तो मुझे तो ये लिपि पढ़नी नहीं आती। हाँ। तो यहाँ पे कितने ना कितने जाकर ये कमी जरूर महसूस होती है। असल में अब शुरू में होती थी, मुझे दिक्कत होती थी, और मेरे बहुत से जो नॉन उर्दू नोएक मेरे दोस्त थे वो इस बात को कहते थे कि यार हम तो पढ़ नहीं सकते। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं जब उस पर अपने फेसबुक पर या उस तरह से डालता हूँ, तो मेरी वो क्या नाम है, ज़्यादातर गज़लें उर्दू के साथ हिंदी और रोमन में भी आ जाती हैं। और मेरे एक मित्र हैं पंजाबी की बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, वो मेरे इस कलेक्शन का पंजाबी और हिंदी दोनों में उसका अनुवाद भी कर रही हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਤਬਰੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਮਸ ਤਬਰੇਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬਰੇਜੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਿ ਜ਼रूर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ कुछ शायरां दी। ज़रूर लाइए। मैं इसी किताब से सुनाता हूँ आपके हाथ में, ये मेरा कलेक्शन। और इस पर मैं आपको बता दूँ, ये निदा फाजली ने 2.5 लाइनें लिखी, जो हमारे बहुत सीनियर शायर थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे। निदा फाजली साहब ने लिखा। ये इस वक्त उर्दू के एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं, प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी। उन्होंने मेरी गज़लों के बारे में लिखा। ये प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम मेरे दोस्त भी हैं और बहुत बड़े क्रिटिक हैं, रिसर्चर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू हैं। और ये प्रोफेसर इब्ने कंवल, ये लिंग्विस्टिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं प्रोफेसर। उन्होंने ही मेरी पोइट्री के हवाले से ये कुछ बातें की। और मैं क्या हूँ और मेरी बिसात क्या है, कोई मुझसे लिखवाता है और मैं लिख देता हूँ। बस ये मेरा एक मानना है। मैं अपनी इस किताब में से एक आध गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। जी जी कि अर्ज़ करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो न जाए कहीं। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो न जाए कहीं, कि ख्वाब आँख में हो आँख सो न जाए कहीं। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो न जाए कहीं, कि ख्वाब आँख में हो आँख सो न जाए कहीं। और ये भी देखिए कि मैं जानता हूँ बहुत रोज़ वो न ठहरेगा। मैं जानता हूँ बहुत रोज़ वो न ठहरेगा, मगर इस अरसे में वो जहर बो न जाए कहीं। मैं जानता हूँ बहुत रोज़ वो न ठहरेगा, मगर इस अरसे में वो जहर बो न जाए कहीं। और देखिए गज़ल जो है इशारे में बात करने का फ़न है, कला है जी। अगर आपने उसमें किसी का नाम दे दिया तो वो फिर नारा हो जाता है, वो फिर गज़ल सिर्फ इसी वजह से ज़िंदा है। आज हिंदुस्तान की हर ज़बान में गज़ल कही जा रही है। ये पर्शियन से आई, उर्दू में, और फिर दूसरी लिखी जा रही, सिर्फ इस वजह से कि गज़ल इशारे का फ़न है। इशारे में बात अगर आपने की तो आपने गज़ल के पैरामीटर्स को सही तरह से अपनाया, और अगर आपने किसी का नाम लेके अपनी बात को कहा तो वो फिर गज़ल नहीं रहती। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਪਾਠਕ ਤੇ ਸਿੱਟ दो कि वो खुद इसके अर्थ करे। इसके साथ उसका दायरा है वो बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। वार्तक और कविता में फ़र्क क्या रह गया? वार्तक एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन जो गज़ल है वो तो पाठक की गहराई से बहुत अच्छे। कई बार ऐसा होता है कि लिखने वाले ने इतनी गहराई से नहीं लिखा होता, लेकिन पाठक है जो पढ़ता है वो और ज़्यादा गहराई में चला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसीलिए कहा जाता है कि गज़ल के मानी आप सुनने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, उसको निकालने दीजिए। मैं जानता हूँ बहुत रोज़ वो न ठहरेगा, मगर इस अरसे में वो जहर बो न जाए कहीं। और जो एक अक्स बनाया था पिछली बारिश ने, जो एक अक्स तस्वीर, जो एक अक्स बनाया था पिछली बारिश ने, वो शक्ल अबके से बरसात धो न जाए कहीं। जो एक अक्स बनाया था पिछली बारिश ने, वो शक्ल अबके से बरसात धो न जाए कहीं। और ये शेर कि उसे ये शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका,
उसे ये शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका, और मुझे ये खौफ मैं बोला तो रो न जाए कहीं। उसे ये शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका, और मुझे ये खौफ मैं बोला तो रो न जाए कहीं। और बढ़ी जो उम्र तो अब तजुर्बा सताने लगा। इंसान का अनुभव, इंसान का तजुर्बा देखिए किस किस मोड़ पे हमें ले जाता है और किस किस तरह फील कराता है कि बढ़ी जो उम्र तो अब तजुर्बा सताने लगा है डर कि बूढ़ा शजर, कहते हैं पेड़ को, बढ़ी जो उम्र तो अब तजुर्बा सताने लगा है डर कि बूढ़ा शजर हमसे खो न जाए कहीं। बढ़ी जो उम्र तो अब तजुर्बा सताने लगा है डर कि बूढ़ा शजर हमसे खो न जाए कहीं। और ये गज़ल का आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में कि बड़ों के फैज़ से हासिल है शम्स को ये कमाल। बड़ों के फैज़ से, हमारे जो बड़े हैं उनका आदर करके आप जो चीज़ हासिल कर सकते हैं, ये हमारे संस्कारों में है। बड़ों के फैज़ से हासिल है शम्स को ये कमाल कि उसके साथ जो आ जाए वो न जाए कहीं। बड़ों के फैज़ से हासिल है शम्स को ये कमाल कि उसके साथ जो आ जाए तो न जाए कहीं, तो न जाए कहीं। ये एक गज़ल मैंने आपके सामने पेश की, और मैं चाहता हूँ कि एक गज़ल के 2-3 शेर और सुन लीजिए। ज़रूर जी ज़रूर, इरशाद। कि और ये गज़ल इसलिए ज़रूरी है कि हम शिकवा शिकायत करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है जी। एक शायर के तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी 2 पटरियों पर चलने का नाम है। आप एक पटरी पर नहीं चल सकते, और उन दोनों पटरियों में जब तक कहना चाहिए कि मेल जोल नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तब तक आप अपने आप को आसान नहीं बना सकते। अर्ज़ करता हूँ कि कुछ इस तरह वो बरसरे पैकार हो गया। बरसरे पैकार हो गया यानी अपने काम में लग गया। कुछ इस तरह वो बरसरे पैकार हो गया, आया जो सामने, आया जो उसके सामने वो बेकार हो गया। कुछ इस तरह वो बरसरे पैकार हो गया, आया जो उसके सामने बेकार हो गया। उसका खुलूस, उसकी शगुफ्ता बयानियाँ, उसकी मिठास, उसके मीठे बोल, उसकी मोहब्बत, उसका खुलूस, उसकी शगुफ्ता बयानियाँ बतला रही हैं कितना वो मक्कार हो गया। उसका खुलूस, उसकी शगुफ्ता बयानियाँ बतला रही हैं कितना वो मक्कार हो गया। और बोया है जो भी काट रहे हैं वही तो हम, बोया है जो भी काट रहे हैं वही तो हम, फिर जिंदगी का बोझ क्यों दुश्वार हो गया। बोया है जो भी काट रहे हैं वही तो हम, फिर जिंदगी का बोझ क्यों दुश्वार हो गया। और मेरा नहीं ये आपकी आँखों का, मेरा नहीं ये आपकी आँखों का है कसूर, मैं जिनमें डूबने का गुनहगार हो गया। मेरा नहीं ये आपकी आँखों का है कसूर, मैं जिनमें डूबने का गुनहगार हो गया। और ये शेर देखिए कि ये जो इश्क के रुमूज़ को निकला था जानने, इश्क को समझने के लिए जो शख्स ज़िंदगी से बाहर निकला था, ज़िंदगी को समझने के लिए, इश्क को, मोहब्बत क्या होती है उसको जानने के लिए जिसने कोशिश शुरू की थी, जो इश्क के रुमूज़ को निकला था जानने, लौटा तो लग रहा था कि बीमार हो गया। जो इश्क के रुमूज़ को निकला था जानने, लौटा तो लग रहा था कि बीमार हो गया। और आपको ईद की मुबारकबाद अभी 2 हफ्ते पहले गई है, और ये शेर आ गया ईद के ऊपर ही। अपने सुनने वालों को भी मुबारकबाद, देखने वालों को भी पेश कर दूं कि अपनी तो ईद हो गई उस दिन ही शम्स जी, अपनी तो ईद हो गई उस दिन ही शम्स जी, जिस दिन जमाले यार का दीदार हो गया। अपनी तो ईद हो गई उस दिन ही शम्स जी, जिस दिन जमाले यार का दीदार हो गया। तो ये कुछ इस तरह से लिखने पढ़ने का काम रहता है।
लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूं कि गज़ल ही मेरी तमाम ज़िंदगी 38 साल 37 साल शायरी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गज़ल ही पोइट्री की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आप कम से कम वक्त में ज़िंदगी की परेशानियों, ज़िंदगी की आसानियों और ज़िंदगी की नाहमवारियों, उसके नशेब व फराज, उसकी दिक्कतों पर बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। और वो इसलिए कि गज़ल का हर शेर अपना जुदा होता है, जी। अलग होता है। अगर उसमें 7 शेर हैं तो आप 7 पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए गज़ल मेरी महबूब सिन्फ़ सुख़न है। और गज़ल कोई मैंने अपना तर्ज़ फ़िक्र का जो मेरा तरीक़ाकार है उसको बनाया है। इसीलिए गज़ल मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें, सुनें और उसको समझें। तबरेज़ी जी, आपने तकरीबन 7 से 8 हज़ार जो मुशायरे हैं उनमें शमूलियत की है, तो कितने लोगों से मिलना गिलना रहता है, तो हर बार कोशिश होती है कि कुछ नया जो हमारे श्रोते हैं उनके सामने लेकर आ जाएं। पर कई बार उनकी फरमाइश होती है कि तबरेज़ी जी वो पिछली बार जो आपने सुनाया था ना, ये तो चलो 4 हमने सुन ली हैं गज़लें आपकी, तो ये एक बार फिर से हो जाए। तो ऐसी कोई गज़ल हमारे साथ भी रूबरू करें मैं मोहब्बत के। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अर्ज़ किया कि खुदा का शुक्र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे शायरों के साथ उठना बैठना और उनके साथ शायरी का मज़ा लिया। जब मैंने शायरी शुरू की थी उस वक्त बहुत अच्छे अच्छे शायर थे। खुमार बाराबंकवी थे जी, मजरूह सुल्तानपुरी थे हमारे गीतकार, निदा फ़ाज़ली थे, बशीर बद्र थे, पाकिस्तान से अहमद फराज थे, और कतील शिफाई थे, और कहना चाहिए कैफ़ी आज़मी थे, अली सरदार। मैंने इन सब के साथ मुशायरे पढ़े हैं, एक कंडक्टर के तौर पे, एक एंकर के तौर पे, स्टेज के, इन सबको मैंने पढ़वाया भी है जी। और इन्होंने बड़ी मोहब्बतें दी हैं। ये मुझे मतलब मैं इस मामले में वेरी लकी आई एम कि इन सब लोगों ने मुझे जिन मोहब्बतों से नवाजा और जिस खुलूस के साथ इन्होंने मेरी परवरिश की, मेरी हौसला अफजाई की, और मैंने इन लोगों से जो सीखा मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आपने अर्ज़ किया, मैंने अहमद फराज साहब के साथ कई मुशायरे पढ़े जब वो हिंदुस्तान आते थे, और ये जो हमारे हिंदुस्तानी शायर हैं, कैफ़ी साहब, मजरूह सुल्तानपुरी, बशीर बद्र साहब, और इन सब के साथ तो मैंने सैकड़ों स्टेजेस पढ़ी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। क्या नाम है, दिल्ली का एक मुशायरा था, उसमें मैं कंडक्ट कर रहा था। तो एक शायर साहब एक कलाम पढ़ रहे थे, और अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, वो मुशायरा सदारत में था बशीर बद्र साहब की जी। तो बशीर बद्र साहब बहुत ही जॉली किस्म के इंसान, शायर तो थे ही। उन्होंने अपनी धाक इतनी, अपनी पहचान, अपनी चमक इतनी बिखेरी हुई थी कि लोग बशीर बद्र साहब को सुनने के लिए तैयार रहते थे। तो मैंने जब बशीर बद्र साहब का नाम लिया, बहुत मोहब्बत के साथ खड़े होकर उनका जब तारुफ़ कराया कि बशीर बद्र साहब ये वो तमाम, तो ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, बशीर बद्र साहब, शम्स तबरेज़ी साहब, बशीर बद्र साहब के लिए दिल्ली के अंदर कुछ कहना दीपक को चिराग दिखाने के जैसा है, सूरज को चिराग दिखाने के जैसा है। बशीर बद्र साहब उर्दू शायरी के एक ऐसा सूरज हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में गज़ल के माध्यम से, गज़ल के उस पर मैंने उनकी बात को फ़ौरन हाँ कहा, और फिर उनको, उनकी समझ पर मैंने बशीर बद्र साहब की इजाज़त से उन दरख्वास्त की कि आप वहाँ से ऑडियंस के उठकर आप यहाँ डाइस पर तशरीफ़ लाइए और यहाँ बैठकर बशीर साहब का कलाम सुनने की सआदत हासिल करिए। बड़े खुश हुए, बशीर साहब भी बहुत खुश हुए और लोगों ने तालियां बजाईं। ये असल में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये ऑडियंस का हौसला तो बढ़ाती हैं, लेकिन उसमें इस वाक़े को सुनाने का एक मकसद मेरा ये भी था कि उस ज़माने की ऑडियंस जो शायरों के बड़ेपन, उनके लिटरेचर, उनकी ज़बान, उनकी भाषा, उनकी शायरी को समझती थी, कदर करती थी, उनको शायर का मर्तबा मालूम होता था। ये उसको भी बढ़ावा देता है जो आज के माहौल में कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। आपने अर्ज़ किया एक गज़ल मेरी है
जी जिसको बहुत पसंद किया जाता है, इसको गाया भी है 2-3 सिंगर्स ने। उसमें विनोद सहगल मेरे दोस्त हैं जिन्होंने गालिब सीरियल में टाइटल सॉन्ग उसका गाया था, गुलजार के ने बनाया था वो सीरियल। और उन्होंने एक गीत गाया था फिल्म माचिस में, क्या है वो उसके छोड़ आए हम वो गलियाँ, जी विनोद सहगल, उन्होंने इस गज़ल को गाया भी है। और इस गज़ल को बहुत आसान लफ्ज़ों में, आमतौर पे मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं ये वाली गज़ल, मैं आपकी खिदमत में और आप तमाम लोगों की, अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश करता हूँ कि किसी की चाह में दिल को जलाना ठीक है क्या, किसी की चाह में दिल को जलाना ठीक है क्या, खुद अपने आप को यूं आजमाना ठीक है क्या। मोहब्बत में जलाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई मरतबा हमें सोचना पड़ता है कि क्या हम जो कर रहे हैं क्या वो उचित है, ठीक है। किसी की चाह में दिल को जलाना ठीक है क्या, खुद अपने आप को यूं आजमाना ठीक है क्या। शिकार करते हैं अब लोग एक तीर से दो, शिकार करते हैं अब लोग एक तीर से दो, कहीं निगाह कहीं पर निशाना ठीक है क्या। शिकार करते हैं अब लोग एक तीर से दो, कहीं निगाह कहीं पर निशाना ठीक है क्या। और बहुत सी, करमवीर जी, बहुत सी बातों को दिल में भी रखना पड़ता है, बहुत सी बातों को दिल में भी रखना पड़ता है, हर एक बात हर एक को बताना ठीक है क्या। बहुत सी बातों को दिल में भी रखना पड़ता है, हर एक बात हर एक को बताना ठीक है क्या। और ये शेर गज़ल का, आपने कहा था कि गज़ल महबूब से बातें करने का फ़न है, औरत से बात करने का फ़न है। और ये गज़ल जब महबूब से बात करती है तो फिर माशूक और आशिक के बीच क्या बात होती है, उसका अंदाज़ा आपको इस शेर से होगा कि गुलाब लब होंठ, गुलाब लब तो बदन चांद, आतिशी रुखसार, रुखसार गाल, आतिशी दहकते हुए गर्म, गुलाब लब तो बदन चांद, आतिशी रुखसार, नज़र के सामने इतना ख़जाना ठीक है क्या। क्या अलंकार। गुलाब लब तो बदन चांद, आतिशी रुखसार, नज़र के सामने इतना ख़जाना ठीक है क्या। और ये शेर के तमाम शब्द, तमाम रात, तमाम शब्द मेरी आँखों का ख्वाब रहते हो, तमाम शब्द मेरी आँखों का ख्वाब रहते हो, तमाम रात किसी को जगाना ठीक है क्या। तमाम शब्द मेरी आँखों का ख्वाब रहते हो, तमाम रात किसी को जगाना ठीक है क्या। और ये आखिरी शेर कि हम जिक्र करते हैं हमारी वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, हमारे मूल्य हम दूर होते जा रहे हैं, हम कदरों से ख़त्म होते जा रहे हैं, जो बात मुझ में है वो मेरे छोटे भाई में नहीं है, जो छोटे भाई में वो उससे छोटे भाई में। एक ये मसला है, एक ये सोशल, एक कहना चाहिए प्रॉब्लम है हमारी। मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ कि कभी बड़ों की भी बातों का मान रखो शम्स, कभी बड़ों की भी बातों का मान रखो शम्स, हर एक बात में अपनी चलाना ठीक है क्या। कभी बड़ों की भी बातों का मान रखो शम्स, हर एक बात में अपनी चलाना ठीक है क्या। तो यही मामला है करणवीर सिंह कि आप शेर कहिए, अपना काम करिए, ज़िंदगी के मसाइल के, ज़िंदगी की दुश्वारियों को, ज़िंदगी की तब्दीलियों को एक्सेप्ट करिए। ज़िंदगी में किस तरह से खुशगवार माहौल पैदा होता है और किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है, उस तरफ उसका बयान करिए। तो मैं समझता हूँ कि आजकल हम जिस पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं, कोरोना काल ने जहाँ ज़िंदगी के तमाम लोगों को मुतासिर किया है, प्रभावित किया है, तो ज़ाहिर है एक शायर, एक अदीब के तौर पर हमने भी इसको महसूस किया है। और कोशिश यही है कि ये दौर जल्द से जल्द ख़त्म हो तो माहौल एक मरतबा फिर अच्छा बने और हम अच्छी तहरीरें, अच्छी लेखनियाँ, अच्छे साहित्य के साथ लोगों के सामने। तो जी इससे पहले कि हम अपनी बातचीत हैं जो ख़त्म करें, मैं चाहूँगा कि हम लिखते भी हैं,
उससे ज़्यादा होता है कि हम पहले पाठक होते हैं, हमें किसी को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, कोई गज़ल हो, कोई लेखक हो, तो एक लेखक पाठक भी होता है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक दो शेर जो आपके मन पसंदीदा हैं शायरों के, उसके हमारे साथ ज़रूर आप रूबरू करें। मैं अर्ज कर देता हूँ, 2-3 जी। शेर हैं मेरी, एक गज़ल के हैं और लोगों यानी वो कहना चाहिए कि हिंदुस्तान की कुछ सेलेक्टेड पोइट्स की के सेलेक्टेड शेरों पर एक डायरेक्टरी छपी है। जी। उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू शायरी के, उसमें इस गज़ल का मेरा एक शेर भी है। जी। तो एक तो सबसे बड़ा ऑनर ये कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो सेलेक्टेड पोइट्री पर किताबें छप रही हैं, 20 पोइट्स ऑफ इंडिया एक सिलेक्शन बॉम्बे से छपा, उसमें भी मेरी गज़लें हैं, मेरा इंट्रोडक्शन है। कलकत्ते से एक कलेक्शन छपा, उसमें भी मेरी गज़लें हैं। हरियाणा का मैं स्टेट अवार्डी हूँ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से तमाम अवार्ड्स ये वो तमाम मिलते रहते हैं, तो हौसला अफजाई, उससे हौसला भी बढ़ता है। तो ये सारे प्रोसेस में मेरी इन 2-3 शेरों ने मेरी हिंदुस्तान के अंदर जो पहचान कराई और मेरे मन पसंदीदा भी हैं, ज़िंदगी से जुड़ाव रखते हैं, मैं वो आपकी खिदमत में और अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश करता हूँ, अपने नाजरीन की, अपने श्रोताओं की। अर्ज़ करता हूँ कि गज़ल का मतला है कि जो मेरी बात का तुझ तक असर गया होता, जी। जो मेरी बात का तुझ तक असर गया होता, खुदा गवाह है चेहरा उतर गया होता। जो मेरी बात का तुझ तक असर गया होता, खुदा गवाह है चेहरा उतर गया होता। और अगर ज़रा भी ज़माना शनास होता मैं, अब देखिए इशारा, अगर ज़रा भी ज़माना शनास कहते हैं ज़माने को, दुनिया को समझने वाला, अगर ज़रा भी ज़माना शनास होता मैं, मुझे यकीन है मैं भी निखर गया होता। अगर ज़रा भी ज़माना शनास होता मैं, मुझे यकीन है मैं भी निखर गया होता। और मुझे यकीन है मैं भी निखर गया होता। और ये शेर के अजीब किस्म की उभरी थी शक्ल लफ्ज़ों से, अजीब किस्म की। अब लिटरेचर को पढ़ने समझने वाला, और अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे ऑडियंस, ज़ाहिर है आप भी साहित्यकार और लिटरेचर से जुड़ाव रखते होंगे, जब भी इस प्रोग्राम से आपकी दिलचस्पी है। इस शेर को कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और आज का जो माहौल है उस माहौल में आप ये शेर ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका लुत्फ़ उठा सकेंगे कि अगर ज़रा भी ज़माना शनास होता मैं, मुझे यकीन है मैं भी निखर गया होता। अजीब किस्म की उभरी थी शक्ल लफ्ज़ों से, अजीब किस्म की उभरी थी शक्ल लफ्ज़ों से, किताब बंद न करता तो डर गया होता। अजीब किस्म की उभरी थी शक्ल लफ्ज़ों से, किताब बंद न करता तो डर गया होता, किताब बंद न करता तो डर गया होता। और देखिए ज़िंदगी का एक हादसा, एक दुर्घटना ये भी है, बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराने पसंदीदा शेर है मेरे, कि किताब बंद न करता तो डर गया होता। ये आरज़ू थी कोई मुंतज़िर मेरा होता, मुंतज़िर इंतज़ार करने वाला, वेट करने वाला। ये आरज़ू थी कोई मुंतज़िर मेरा होता, तो शाम होते ही दफ्तर से घर गया होता। तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस समा देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਵਿਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।